नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, आरजेडी जय और हिंद। कांग्रेस को To all of viewers in China, ni hao. To all of viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariya Jammu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. और आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड डू प्रेस ऑन दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। The fastest growing channel of the nation, Nation Now, the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ, जी हाँ। सो प्रदीप जी, today the State Election Commission held a press conference and as we had predicted earlier, they are going to hold the परिषद and the पंचायत election. बिल्कुल सर। अब परिषद और पंचायत इलेक्शन वो होल्ड कर रहे हैं और the entire process will be completed as they say by December the 11th. और मुझको ऐसा लगता है कि उसके बाद ही ये तय होगा कि बीएमसी की इलेक्शन कब होगी। Exactly. क्योंकि 11 तारीख को शायद लॉटरी है, Yes, yes. 11 नवंबर को, बिल्कुल बिल्कुल सर। और 28 नवंबर तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी Yes. रिजर्वेशन वगैरह वगैरह की। Yes, yes. उसके बाद आई थिंक इट विल बी डिसाइडेड। बट एज फार एज द मेन इशू इज कंसर्न्ड दैट स्टिल रिमेन्स अनडिसाइडेड प्रदीप जी। बिल्कुल सर। अरे भाई वो वोटर्स लिस्ट का क्या होगा, उसका क्या, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं है। अब इधर से वो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, उधर से उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं, उधर से क्या है वो, क्या नाम है उनका सर, वो अपने जो सपकाल जी के पहले जो हुआ करते थे हेड, क्या नाम था उनका कांग्रेस के? Everybody, in fact, in the Congress, everybody, even local Bhai Jagtap हो गए, उसके all the people, there's जितने भी leaders हैं in the opposition, this is आप sanitize कीजिए voters list, sanitize the voters list, and then you have elections, not before that. आप नहीं कर सकते। नहीं, बाला नंदगांवकर साहब ने भी कहा है और आशीष शेलार साहब ने भी कहा है, वो तो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने कहा है कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। और लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर मुसलमान ने नाम जो है वो 3-4 है, 3-4 जगह में डुप्लीकेट है। चलिए ठीक है, जो भी है, बट एटलीस्ट डू समथिंग, अपडेट द लिस्ट। You're talking about बाला साहब थोराट। हाँ, बाला साहब थोराट। और उसके अलावा भी बहुत लोग हैं सर, मतलब कितने लोग हैं? Everybody, in fact, in the entire opposition, शरद पवार से शुरू, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, अब जितने लोग हैं टॉप लीडर्स, that particular rally was so huge जी, और जबरदस्त तरीके से रैली था जी। इनफैक्ट उत्तम राव जानकर जिसने शुरू कर दिया था वो उन्होंने खुद जिस प्रकार से मरकड़वाड़ी वहां से जो एक्सपोज उनके हिसाब से कहा कि वी एक्सपोज दी वोट चोरी, इतने लोग ने उतने वोट पड़े हैं। तो इफ देयर एंड आशीष शेलार हिमसेल्फ yesterday said that there is so many discrepancies, there are double Muslim votes in each area. चलो उनको सिर्फ मुस्लिम, ये मुस्लिम बोले कि आप सिर्फ मराठी और दलित को हाईलाइट कर रहे हो, बट मुस्लिम पॉपुलेशन जो वोटर्स है वो भी डबल है। क्या बात, उसको आप क्यों ना हाईलाइट करते हो? जी। तो पोलराइजेशन हो रहा है, हर प्रकार के पॉलिटिक्स हो रहा है, बट द पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। But if the voters, प्रदीप जी, if the voters list themselves are not updated, तो free and fair election कैसे होगी सर? सीधी सादी बात है ना, मतलब क्या है ये? मेरी समझ के बारे why is the election commission being so cussed? They can easily go back to the Supreme Court and say कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते यार, क्या है मतलब, मेरी समझ के बाहर है। Why can't they tell the truth? Now they have carried this long for 3 years, nearly 3 years. तो और 1-2 महीने में क्या फर्क पड़ता? हम वही बोल रहे हैं, मतलब 1-2 महीने, अप्रैल में कर लीजिए चुनाव, आप मई में कर लीजिए, जून में कर लीजिए, मतलब ये कोई मतलब नहीं बना प्रदीप जी। दिस इज नॉट राइट, दिस इज and at this level, at the lowest rung, because at the grassroots level, if there itself the voters lists are not updated, then where is the democracy? Where is democracy? फिर तो democracy है ही नहीं ना, मतलब ये तो कोई मतलब नहीं बना। Very frankly, मुझे ऐसा लगता है कि election commission should show some courage, go back to the Supreme Court and say, hey, listen, there is a problem with our voters list. We cannot update it in the time frame set by you. The Parishad and the Panchayat elections have been held, but as far as the corporation elections are concerned, there are 26, 27, 28 corporations. 29, yes. 29 corporations.
अब 29 कॉर्पोरेशन है, उसके लिए आप हमें टाइम दीजिए प्लीज। It should happen. I mean, there is no system where you delete the voters migration पे जो लोग गए जी, हैं, बिल्कुल। जो लोग मरे हुए हैं, इनफैक्ट जो एडिशंस है, उद्धव ठाकरे जी का सबसे बड़ा कहना कि यू आर इग्नोरिंग जेन जी जो नए वोटर्स है वो इंक्लूड हुआ नहीं है। तो ऑल दीज इश्यूज आर देयर, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ, एंड नाउ इट्स टू लेट, द इलेक्शन इज ऑलरेडी अनाउंस्ड, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी डन। जो नगर परिषद, नगर पंचायत ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया इलेक्शंस। लेकिन प्रदीप जी यहाँ पे एक और बात भी बनती है, चलिए ये तो है जहाँ तक के नगर परिषद और नगर पंचायत और पंचायत इलेक्शंस की बात है महाराष्ट्र की। बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसने तो भैया बहुत तूल पकड़ लिया है, बहुत गर्मी हो गई वहाँ तो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई मीन द फर्स्ट वोटिंग इज ऑन द 6th एंड एट द मोमेंट देयर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड, एज यू नो campaigning is not allowed in the next 2 days, or at least in the constituencies where this thing is going on. But Yogi Adityanath ji is over there, Bihar में है Yogi Adityanath ji, और we have Dr. Aviral Malik with us, I think, from the BJP. Can we go to him, please? Aviral Malik साहब शायद हमारे साथ हैं, आप लोगों ने बताया मुझे कि Aviral Malik साहब साथ में हैं, तो can we go to him? Will somebody tell me something? There he is, I see. Dr. Malik, how are you, sir? नमस्कार। जी नमस्कार। जय सिया राम सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नेशन नाउ में, हर हर महादेव। नेशन नाउ में आपका स्वागत है। तो मलिक, धन्यवाद। तो डॉक्टर मलिक आपसे ही जानना चाहता हूं कि अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी की आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा आज सुबह का कल शाम, आज सुबह का शायद, कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में हमने सारे माफियाओं को खत्म कर दिया, बुलडोजर चढ़ा दिया उनके घर पे और उनके अड्डों पे। वही चीज बिहार में होगी। अब बिहार के जितने माफिया हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चढ़ेगा, और जो जो उन्होंने जमीनों को अतिक्रमण किया हुआ था उनके ऊपर गरीबों के घर बनेंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। सर इसका क्या तात्पर्य है? सर बिहार में जाकर के यूपी के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, अब आप बताएं सर इसका क्या मतलब हुआ, बताएंगे प्लीज। नहीं देखिए, इसका बिल्कुल स्पष्ट एक तरीके से अर्थ है, जहां तक विषय एक तरीके से गैर कानूनी कब्जे का, अवैध कब्जों का, और उसके साथ साथ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं समझता हूँ उससे बुलडोजर चलना चाहिए, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार से कोई दो मत किसी को नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर विस्तृत रूप में बात करी जाए इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, तो अवैध कब्जे जहां हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां है, अवैध निर्माण जहां है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां बुलडोज होना चाहिए, वो चीजें बुलडोज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वहां बुलडोज चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किसी रूप में नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है, और उसके साथ साथ हर सेक्टर में विकास हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय हो, या फिर जितने भी स्टेट सब्जेक्ट के विषय हैं उन सभी क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर अविरल मलिक साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। क्या है कि बार बार जब भी आप ये बात करते हैं, या मैं ये बात करता हूँ, या प्रदीप जी ये बात करते हैं, क्योंकि देखिए साहब ऐसा है, एक फीलिंग होती है, एक क्या है कि एक एटमोसफियर बन जाता है। अब जैसे मेरठ से फॉर एग्जाम्पल, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इन बहराइच हो गया, इन सब जगह से जब खबर आती है ना, या आप ही का बागपत हो गया, तो खबर जब आती है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि यार लॉ एंड ऑर्डर लग रहा है इंप्रूव हो रहा है, लगता है ऐसे। वेरी फ्रैंकली मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। आगे मुझे कहेगा भाई जो मर्जी, मतलब वो तो नॉर्मल है सर, लोग हमें मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं, जाने दो। लेकिन बार बार जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो एनसीआरबी का डेटा पॉइंट आउट करते हैं कि 2023 का डेटा देख लीजिए, यूपी जो है वो सबसे आगे क्राइम में। वो तो रहेगा ही सर, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर्स। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो लिहाजा क्राइम भी ज्यादा होगा, सीधी बात है ना। लेकिन इतना जरूर है कि नोएडा के बारे में मैं बोल सकता हूं कि नोएडा में एक जमाना था कि आज की, मतलब ये नवंबर का महीना है, क्या है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 5:45-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, उसके बाद कोई बाहर नहीं जाता था। आज की तारीख में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताएं सर, प्लीज गो अहेड। नहीं बिल्कुल ये सही बात है, चाहे बहन बेटियों का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो सामान्य लोगों का भी, जो इवनिंग वॉक वगैरह पे जाते थे,
या जो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उनके साथ भी चैन स्नैचिंग होती थी, जी धमकियां दे दी जाती थी और उसके साथ साथ किडनैपिंग हो जाया करती थी। बगल में साइड में वैन लगाते थे और किडनैप कर लिया करते थे। उसके बाद उससे फिरौतियां मांगी जाती थी, अपहरण कर लिया जाता था। तो ये बड़ी एक तरीके से कॉमन चीजें थी, इसमें कोई ये नहीं था कि ये कोई एक तरीके से नई चीज हो गई है, नई घटना घटित हो गई है। मैं समझता हूँ कि आज जो परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में वो सबके मध्य में है और स्पष्ट है। और बिहार प्रदेश की भी अगर बात कर ली जाए, बिहार में माफिया राज था, गुंडा राज था, अपराधीकरण था और एक तरीके से अपराधियों को प्रोटेक्ट करने का काम एक पार्टी विशेष निश्चित रूप से करती थी, करती रही है, अब भी करती है। ये मेरा स्पष्ट मानना है, किसी रूप में अपराधियों को, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ। जी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है बिहार प्रदेश का, तो आज नीतीश जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से बिहार चल रहा है। और जहां तक नीतीश जी के नेतृत्व का विषय है, नीतीश जी ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं और उसके साथ साथ लंबा उनका राजनीतिक अनुभव, लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। तो उस नाते मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से, नेशनल हाउस के माध्यम से कहना चाहूंगा, नीतीश जी का नेतृत्व पूर्ण रूप से एक तरीके से सफल रहा। गरीब पीड़ित शोषित वंचित के हित में फैसले लेने के लिए, किसानों के हित में फैसले लेने के लिए, जी, युवाओं जी। के हित में फैसले लेने के लिए, बेरोजगारी की समाप्ति के लिए, क्राइम को डिक्रीज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के विषय में पूर्ण रूप से नीतीश जी का नेतृत्व इफेक्टिव रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से डॉक्टर मलिक। शराबबंदी की अगर बात करी जाए, तो शराबबंदी हुई और अफेक्टिवली शराबबंदी हुई और उसके साथ साथ कोई सोच नहीं सकता कि शराबबंदी बिहार जैसे राज्य में हो जाएगी। और साथ साथ अगर बात करी जाए नीतीश जी के नेतृत्व की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक गुंडे, माफिया, बलात्कारी, अपराधी का एक तरीके से विषय है, उनके ऊपर आज कठोरतम कार्रवाई हो रही है और होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ साथ जहां तक विषय है घटनाओं का, किसी एक आध पर्टिकुलर घटना के आधार पर पूरे बिहार को या पूरे उत्तर प्रदेश को जज करना बिल्कुल सही नहीं है। उत्तर प्रदेश भी आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ा राज्य है, बिहार भी एक बड़ा राज्य है और निश्चित ही ये बिल्कुल स्पष्ट है, एक आध घटना के आधार जी, जी, डॉक्टर बिल्कुल। अधीरल मलिक जी, 56 राहुल गांधी जी का चार्ज, इंदिरा गांधी जी की राहुल गांधी जी का चार्ज है कि 56 इंच के छाती को हुआ क्या है। 56 इंच के मोदी साहब के छाती, ट्रंप के सामने छाती को क्या हो जाता है। वो बोल नहीं पाते, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते, सफाई दे नहीं पाते। ये ठीक नहीं है देश को। 56 इंच के छाती का जो प्राइड था पूरे देश को और मोदी साहब को, वो आजकल क्या हुआ, ट्रंप के सामने झुक गया है। अफ्रेड ऑफ ट्रंप। इज मोदी अफ्रेड ऑफ ट्रंप, डॉक्टर मलिक? जी नहीं, एक बार तो मैं वो जो कंटिन्यू कर रहा था उसका केवल एक लाइन का स्पष्टीकरण दे देता हूं। जहां तक विषय है घटनाओं का, तो पर्टिकुलर घटनाओं की भी अगर बात कर ली जाए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या की गई, उन्हीं के सरकारी निवास में, प्रधानमंत्री आवास में हत्या की गई, उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा हत्या की गई। वो घटना घटित हुई, सरकार कांग्रेस की थी। किसको आखिर जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या ये कह दिया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई उसके बाद देश पूर्ण रूप से असुरक्षित हो गया? उस समय पूरा देश असुरक्षित था तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जो घटना घटित हुई वो बहुत दुखद थी, शर्मनाक थी, निंदनीय थी, चिंताजनक थी। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही इसी प्रकार से जो भी एकाध हर जगह जो पर्टिकुलर घटनाएं घटित होती हैं वो शर्मनाक, दुखद, निंदनीय है और कठोरतम कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध होती है, होनी चाहिए। लेकिन पूरे राज्य का एक तरीके से ब्यौरा दे दिया जाना, उस घटना के आधार पर विवरण दे दिया जाना, मैं समझता हूं कि वो गलत है। और उसके साथ साथ पर्टिकुलर जहां तक विषय एक तरीके से सवाल है डोनाल्ड ट्रंप जी का, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो या फिर अमेरिका का विषय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय हो, विदेश नीति का विषय हो, रक्षा नीति का विषय हो या फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विषय हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंतर वैश्विक पटल पे देश को मजबूत किया जा रहा है वो सबके सामने है। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से विषय है, अगर विस्तृत इसमें जानकारी ग्रहण की जाए, विकास का तो विकास हो रहा है। विकास के साथ साथ जीडीपी की बात कर ली जाए या फिर एक तरीके से देश के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास की बात कर ली जाए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और महाशक्ति के रूप में उभरा है और मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कांग्रेस वालों के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी वालों के लिए प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लिए प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए वो प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के विषय में एक तरीके से कह के
हंसने का काम करे या हंसी उड़ाने का, मजाक उड़ाने का काम करे। मैं समझता हूँ ये चीजें राजनीतिक लाभ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक मगर अमेरिका का विषय डॉक्टर है मलिक या साहब आज किसी भी राष्ट्र का विषय है या राहुल किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का विषय है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट मैं क्रिस्टल क्लियर कहना चाहूंगा, ये देश किसी राष्ट्र के सामने नहीं झुकेगा, किसी देश के सामने नहीं झुकेगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी नेता हो। अगर इस देश को कोई झुकाने का प्रयास करेगा, ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। लाल इनइक्वालिटी, बहादुर शास्त्री जी के जमाने से बात कर ली जाए, डॉक्टर मलिक, 1962 से इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, 10% अपर कास्ट कंट्रोल कर रहे हैं आर्मी। आज राहुल गांधी जी ने खुले चैलेंज में कहा कि मुझे गलत, यू प्रूव मी रॉन्ग, 10% ऑफ द अपर कास्ट इज कंट्रोलिंग द एंटायर आर्मी। पहले उनका काम था कि जुडिशरी कंट्रोल करे 10% अपर कास्ट, कॉर्पोरेट जगत को 10% अपर कास्ट, तो आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 10% अपर कास्ट कंट्रोल, आज उन्होंने कहा आर्मी को भी 10% अपर कास्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये कहां तक सच है? राहुल गांधी ने बहुत ठोस के कहा कि आई बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। किस प्रकार, क्या अपर कास्ट पूरे आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक एक तरीके से विषय है अपर कास्ट का या अपर क्लास का, जो भी जिस प्रकार के जो भी इनका सवाल है अपना, मैं समझता हूँ उस नजरिए से हम किसी रूप में नहीं देखते। हमारा तो स्पष्ट मानना, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, सबके हित में हम काम करते हैं। और उसके साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर काम होना चाहिए। ये सब पार्टियों के लिए स्पष्ट मानना होना चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास। ये कास्टिज्म के आधार पर डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल का प्रयास करना, या फिर एक तरीके से क्षेत्रवाद की बात करना, भाषावाद की बात करना, या उसके साथ साथ ये कह देना नॉर्थ एंड साउथ का एक तरीके से डिवाइड कर देना, उत्तर के लोग हैं, दक्षिण के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीजें गलत हैं। ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है, एक भारत जी श्रेष्ठ जी भारत, सबका साथ सबका विकास। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करने का, मैं समझता हूं कि ये जो परिवारवाद है, परिवारवाद को हटाना अत्यंत आवश्यक था। उसके विषय में हमने काम किया। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से स्पष्ट विषय है सरकारी नौकरियों का, अधिकारियों का, सरकारी भर्तियों का, तो निश्चित रूप से वो सबके लिए पूर्ण रूप से खुली हैं। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मजबूत हो, लेकिन आगे बढ़े, जो प्रदीप जी ने सवाल आपसे पूछा, क्या ये ठीक है नेता प्रतिपक्ष के लिए? नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो कैबिनेट रैंक रखते हैं सर, कैबिनेट पोस्ट है वो। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि फौज भी 10% अपर कास्ट कंट्रोल करते हैं, क्या ये उचित है? क्योंकि नहीं, पूर्ण फौज रूप एक से गलत ऐसी, है, पूर्ण रूप से गलत है, पूर्णतया गलत है। और उसके साथ साथ जहां तक फौज का विषय है, आर्मी का विषय है, एयरफोर्स का विषय है, नेवी का विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वहां सब लोग हैं, सब लोग शामिल हैं, सब धर्मों के हैं, सब जातियों के हैं, और सब मजहब, पंथ, संप्रदाय के हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली कह देना, या उसमें फौज में, आर्मी में भी डिवीजन की एक तरीके से जी। बात करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। डॉक्टर ढोने, वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर वेलकमिंग यू टू द शो। बहुत दिनों बाद धोनी साहब आ रहे हैं। वो ढोने साहब सर, वो अभी अपना 12वां या 13वां कॉलेज खोलने जा रहे हैं, so इसलिए he was there। तो अभी बट वी होप यू विल। लेकिन ढोने साहब, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं अविरल मलिक साहब भी इस बात को सुनेंगे। एक आरटीआई रखी गई थी, आरटीआई दी गई थी डिफेंस हेडक्वार्टर्स को, और वहां पर यह पूछा गया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कितने मुस्लिम हैं, कितने मुसलमान हैं। यह कहा गया था, पूछा गया था। और साथ में यह भी पूछा गया कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, उसमें कितने मुस्लिम्स हैं। सर, आपको मालूम है सीडीएस के ऑफिस से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस से जो जवाब आया, उन्होंने ये कहा, वी ओनली हैव इंडियंस इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ भारतीय हैं। एक बार कोई भी शख्स भारतीय सेना में आ जाता है तो ना उसकी जात रहती है, ना उसकी पात रहती है, ना उसका धर्म रहता है, वो सिर्फ भारतीय है हमारे लिए। हम लोग ये नहीं गिनते कि हमारे यहां पे कितने यादव हैं, कितने सिंह हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने शर्मा हैं, कितने पंडित हैं, कितने कश्यप हैं, किसका गोत्र क्या है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। हम ये बिल्कुल नहीं गिनते। यहां पर हर एक कोई इंडियन है।
तो जब राहुल गांधी जी ऐसी बात करते हैं कि ओनली 10% ऑफ अपर कास्ट कंट्रोल द इंडियन आर्मी, डॉक्टर ढोनी, डू यू थिंक इट इज फेयर? सर ये फेयर बात है क्या? आप बताएं सर प्लीज। सर ऐसा है, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जातिगत जनगणना से शुरू हुई उनकी बात, कि जातिगत जनगणना के हिसाब से, और जिसकी जितने हिस्सेदार क्या बोलते हैं उसको, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, हाँ उतनी जितनी संख्या हिस्सेदारी, उतनी तो उतनी वो हिसाब से हिस्सेदारी। तो है वो तो राहुल गांधी ने जो बोला कोई गलत नहीं बोला। देखिए सर, व्हाई डज ही नीड टू टॉक अबाउट द आर्मी? सर यू कांट डिवाइड द आर्म्ड फोर्सेस सर, प्लीज। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में तो मत करिए सर, बाकी सब तो चलता है, बाकी सब पॉलिटिक्स ठीक है, बट आर्म्ड फोर्सेस इज अबव पॉलिटिक्स सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। आई मीन आई एम नहीं सर, देखिए इफ ऐसा यू है, डोंट वांट टू आपको एक आंसर बात प्लीज बताऊं, डोंट। Dr. आप Dhone, राहुल गांधी I की don't want to बात put you, करते हैं। sir, I don't want to put you in a difficult position. If you don't want to answer, I will go to the next question. अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। Sir, I don't want to put you in a difficult position. You don't want to answer. You are from the armed forces yourself. You come from an armed forces family yourself. Your father fought in the 1971 war. आपके पिताजी 1971 की लड़ाई में थे सर। आपको तो 65 के भी थे। हाँ, 65-71 दोनों की लड़ाई में थे। नहीं ठीक है सर, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको राहुल गांधी जी के बारे में। जी बोलिए। राहुल गांधी जी ने जो बोला है 2020 से लेके देख रहे हैं, लोग उनकी बातों को मजाक में लेते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बातों को हंसी में उड़ाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि राहुल गांधी जो बोलते वो सही है। राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में बोला था, राहुल गांधी ने नोटबंदी के बारे में बोला था, राहुल गांधी जी ने ये अपना जो जीएसटी के बारे में बोला था आखिर, और उसके ये जो काले कानून लाए थे 3, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए बाद में मालूम पड़ा कि वो सही थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी कभी गलत नहीं। So fine, okay. So let me go across to the next question, which is the burning question today in Maharashtra. अविरल मलिक साहब, शायद आपको मालूम होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि फिर वही कि आरजेडी और कांग्रेस टोटल सनातन विरोधी है। लालू प्रसाद यादव के बेटी है, उन्होंने वेस्टर्न जो है हेलोवीन मनाया, वेस्टर्न कल्चर के हेलोवीन मनाए, मगर वक्त नहीं है राम मंदिर के जाने के लिए, वक्त नहीं है निषाद राज के टेंपल में जाने के लिए, वक्त नहीं है वाल्मीकि जी के टेंपल में जाने के लिए, वक्त नहीं है शबरी के टेंपल में जाने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी ने चत को ड्रामा कहा, चत पूजा बोले ड्रामा है, महाकुंभ फालतू है। तो क्या सनातन के धर्म के खिलाफ बोलना जरूरी है चुनाव के वक्त, या चुनाव से पहले सनातन को गाली देना जरूरी है? दोनों साहब नहीं, सनातन जो है ना सर, सनातन विषमता का नाम है, सनातन अन्याय का नाम है। सनातन कोई अच्छी चीज नहीं है सर। ये जो बोलते हैं ना सनातन, हिंदू क्यों छोड़ दिया अभी इन्होंने? अभी जब इनको लगा कि अपनी सरकार 11 साल से चल रही हिंदुत्व के ऊपर ही अभी चल रहे हैं सनातन पे। सनातन में इसका मतलब सीधा चातुर्वर्ण है। सनातन वो धर्म है जो पुराना धर्म जिसमें 4 वर्ण थे, चातुर्वर्ण, वो हिसाब से चलना चाहते। कहाँ से निकाला इन्होंने सनातन? और सनातन धर्म यानी बहुत पारंपरिक पुराना धर्म, हम तो मानते ही नहीं ना इसको। हम तो बोलते ना कि ये तो संकल्पना ही गलत है, ये छुआछूत वाला सनातन धर्म है। अब हिंदू क्यों छोड़ दिया आपने? अब क्या हिंदू तो बुरा हो गया? हिंदू धर्म बुरा हो गया क्या? सर सनातन का तो मतलब होता है, सनातन का तो मतलब ये होता है पूरा ब्रह्मांड ही सनातन से प्रेरित है। ये कहा जाता है तो कि भले हिंदू हो, देते हैं कि भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम तो ये मानते हैं कि सब सनातनी हैं। मोहम्मद बोला तो इन्होंने आई लव महादेव करना, ये क्यों है? सर आई लव मोहम्मद तो वैसे ही गलत है। शबरी के मंदिर में जा सकते, शबरी दोनों साहब जो नहीं सुनिए सर, हाँ, मुसलमानों के जो मौलाना हैं या उनके जो विचारवंत लोग हैं उनको पूछिए, वो बोलते हैं कि हो सकता कि राम भी हमारे नबी होंगे, हो सकता है कृष्ण भी हमारे नबी रहे होंगे, तो पैगंबर साहब भी नबी है। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब थे, उनके नबी है मुसलमानों के, वैसे कृष्ण और राम भी नबी होंगे, ये मानते हैं वो। मैंने कई मुसलमानों को बोले हम अल्लाह हमारे साथ में है। मैंने बोला क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? तो बोले नहीं, ये बात तो सही है। मैंने तो यहाँ तक भी बोला कि अल्लाह तो मुसलमानों पे सबसे ज्यादा नाराज है, यहाँ तक भी बोला मुसलमानों को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सही बोल रहे हैं आप। चलिए साहब, ये तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो गया। दोनों साहब आपको पूछता हूं, शबरी के मंदिर से क्या आपको घृणा है?
वाल्मीकि जी के मंदिर से क्या प्रॉब्लम है? निषाद राज के मंदिर से, ये मोदी साहब पूछ रहे राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी से, यहाँ पर आपको क्या तकलीफ है? देखिए सर, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, कोई मंदिर से कांग्रेस पार्टी को कोई घृणा नहीं है। उल्टा कांग्रेस के लोग जितने मंदिर में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में नहीं जाते, इंक्लूडिंग लालू यादव। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में जाएंगे तो फोटोग्राफर लेके जाएंगे, कैमरा लेके जाएंगे। हम बगैर कैमरे के जाते हैं। लेकिन क्या फुटेज है सर ये, वो देखो, कैमरा लेके जाते हैं। अरे ढोने साहब वो फुटेज देखो जो चल रही है अभी, राहुल गांधी तैरते हुए, हाय हाय हाय, मजा आ गया देख के। क्या फिट है यार, फिजिकल फिटनेस तो माननी पड़ेगी यार राहुल गांधी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, अरे फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। और अपने हाथों से मछली भी पकड़ी है, क्या बात है। उनके साथ चलना, राहुल गांधी जी के साथ चलना, यानी अपनी को दौड़ना पड़ता है। अच्छा सर, अब मैं पूछ लूं कुछ। सर ऐसा है, नगर परिषद और पंचायत चुनाव जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं आज, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। इसके बावजूद कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और तो और छोड़िए, कल आशीष शेलार साहब जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कर उन्होंने भी बोला कि वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ है। तो सर वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ है तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो सर? और अभी जो जितनी भी मतलब महागठबंधन की जितनी पार्टी थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गई थी लेकर के कि भैया ये वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी पिटीशन। सर ये क्या है सर? हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस व्हेन द रूलिंग पार्टी आल्सो एडमिट्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वोटर्स लिस्ट? वोटर्स लिस्ट में एनोमलीज हैं, कईयों के नाम 4-4 जगह हैं, 3-3 जगह हैं। जैसे नवी मुंबई का जो सुनने वाली है बात, डॉक्टर अविरल मलिक, मैं आऊंगा आपके पास इसके बाद। नवी मुंबई का जो सबर्बन रेलवे स्टेशन है उसका टॉयलेट एड्रेस दिया गया है कोई 100-150 लोगों का। नवी मुंबई के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनका एड्रेस दिया गया है कि वो है एड्रेस इतने वोटर्स का, 40-50 वोटर्स का। सर अब आप मुझे बताइए ढोरे साहब, ये क्या है सर? मतलब दिस इज नॉट फेयर। आई मीन आई डोंट नो व्हाट द इलेक्शन कमीशन इज अप टू। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जा सकते हैं ना भाई? नहीं हो सकता है यार, हमें वोटर्स लिस्ट अपडेट करनी पड़ेगी। आप बताएं डॉक्टर ढोने, बोलिए सर। नहीं सर, वोटर लिस्ट तो अपडेट करनी चाहिए, उसमें तो गड़बड़ी है, ये तो पक्की बात है सर। हर एक कोई बोल रहा है, बीजेपी भी बोल रही है। हाँ तो फिर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला है, आशीष शेलार जी ने बोला है, तो उन्होंने बोला है। अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं, हम तो बोलते हैं सर, देखिए वो बोलते हैं ना कि मुस्लिम एरिया, मुस्लिम वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, सब बोले आशीष शेलार जी। हाँ बोला, कल बोला। आप दुरुस्त कीजिए, करेक्ट, दुरुस्त कीजिए ना, दुरुस्त कीजिए। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई वो, एक ही वोटर रहना चाहिए। और एक वोटर के नाम पे एक ही आदमी 4-4 जगह से वोट डालेगा, ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये बंद होना चाहिए। आई एग्री विद यू सर। तो सर क्या करना चाहिए इसके बारे में? अब मेरा सर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सर पूरा सवाल मेरा सर सवाल सुनो, सवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तो ये बोला कि हम तो बीएमसी की तो इलेक्शन नहीं होने देंगे भाई, ठाणे में इलेक्शन नहीं होने देंगे, बीएमसी में इलेक्शन नहीं होने देंगे, नवी मुंबई में इलेक्शन नहीं होने देंगे, कर लो जो मर्जी करना है, सबको अरेस्ट करना है सबको अरेस्ट कर लो, नहीं होने देंगे हम लोग, ऐसा बोला उन्होंने सर। अब आप बोले सर, अब आप बोले जो कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। नहीं, ऐसा है कि उसमें आधार जो है, आधार लिंक होना चाहिए सर। अगर आधार लिंक हुआ तो उसमें आधार, एक आदमी का एक ही आधार रहता है जी, क्योंकि फिंगरप्रिंट से आता है। जैसे उसने आधार फिंगर से वो प्रिंट ये किया तो उसका चेहरा, उसका फोटो दिख जाता है, उसके सब पहचान हो जाती है। तो ये आधार बहुत अच्छे सिस्टम है। तो आधार से अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि एक फिर बोगस वोटिंग कुछ हो सकता है। दोने साहब, रोहित पवार ने डोनाल्ड ट्रंप का आधार बना के दिया, रोहित पवार जी ने डोनाल्ड ट्रंप का आधार बना के दिया, और वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ बना रहे थे, थोड़ा मशीन बंद हो गया तो आधार। और उत्तर प्रदेश में जैसे जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हर गली में आधार का मशीन है, और बीजेपी वाले सबके आधार बना रहे उधर। दोनों सब क्या चल रहा है? आधार सर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आधार जो बनाया वो फोटोशॉप से बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने देखा नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आधार भी अगर मिलता है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से और उसका अलग से नंबर मिलता है तो बहुत ही मेलेनी के नाम पर भी बना रहे थे रोहित पवार। वो कैसा बन सकता है? कैसा है सर कि जब आधार बनता है तो जिसने भी थंब दिया है और बाकी देने के बाद मशीन पूरे फिंगरप्रिंट होते हैं उसमें, पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट होते हैं जी। तो उसमें रोहित पवार जी का फिंगरप्रिंट और डोनाल्ड ट्रंप का फोटो ऐसा आया होगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो केस फाइल हो किया सकता है। सरकार ने केस फाइल किया है रोहित पवार के खिलाफ कि आपने फर्जी आधार कार्ड बनाया डोनाल्ड ट्रंप का। नहीं नहीं, उन्होंने तो देखिए उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है, जी। गड़बड़ी चल रही है, दिखाने का उनका उद्देश्य था। लेकिन डॉक्टर उन्होंने कोई ढोने, उसके नाम से बेनिफिट, चलिए ये तो बात हो गई। कुछ सर ऐसा होता है कि पहले राशन कार्ड बन जाते थे, वोटर्स आईडी कार्ड बन जाते थे, अजीब व गरीब चीजें बन जाती थी। ऐसी का बात है, महात्मा गांधी के नाम से बना था एक बार, और उसके पहले इंदिरा जी के नाम से भी बन गया था। किसी ने डॉक्टर हेडगेवार के नाम से बना दिया था। और तो और छोड़िए, मुझे याद है अभी तक, आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम, अभी भी याद है मुझे, 1982 की बात है। लेकिन वो बात अलग है सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। अभी क्या है, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, 2 दिसंबर को इलेक्शन है, 2 दिसंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है, नगर परिषद का और पंचायत का। 46 पंचायत और 246 नगर परिषद। तो सर ये तो वोटर्स लिस्ट वो हैं जिनमें गड़बड़ है। और उसके एकदम बाद ये बीएमसी का चुनाव कराएंगे जनवरी में, जहां तक मैं जानता हूं, बीएमसी का। और बाकी 28 या 29 के, 29 है ना कॉर्पोरेशन सर, 29 कॉर्पोरेशन है, 29 कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र। तो सर अगर वोटर्स लिस्ट ही गड़बड़ है तो एटलीस्ट जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं उसको तो अपडेट करा लीजिए सर। इसमें क्या करना चाहिए? बिकॉज हाई कोर्ट से तो पिटिशन रिजेक्ट हो गई है, नाउ दे विल हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तभी ये मायने कुछ रखता है अगर बीजेपी भी ज्वाइन करे इसको। आपको लगता नहीं है डेलीगेशन शुड फर्स्ट गो एंड मीट द चीफ मिनिस्टर? मुझको ऐसा लगता है आप सब लोगों को, आपके जितने भी नेता हैं सब कालजी हो गए, यहाँ हमारी वर्षाताई हो गई, वर्षाताई गायकवाड़ हो गई कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे जी हो गए, राज ठाकरे जी हो गए, शरद पवार साहब, किसी को सुप्रिया सूले को डेजिग्नेट करते हैं, ये सब लोग जाकर के देवेंद्र फडणवीस जी को मिले और उनको कहिए प्लीज ज्वाइन अस, आप अपनी आवाज हमारे साथ डालिए ना, लेट अस गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम कि इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लगता है सर आपको डॉक्टर ढोने साहब, बताइए। नहीं सर, ये तो अब करेंगे, बड़े नेता सब मिलके तय करेंगे। लेकिन देखिए जो महानगर पालिका और नगर परिषद का जहाँ तक संबंध है, नगर परिषद के इलेक्शन में 10 वोटों से 15 वोटों से भी सीट हार सकती है। जी दुरुस्त बात। तो ये बहुत यानी कम वोटर रहते हैं, 10-15 वोटों से भी बहुत सारे सीटें हारते हैं, एक वोट से भी सीट हारी हुई देखे हमने। जी तो सर वो तो लोकसभा चुनाव में भी हुआ है, लोकसभा चुनाव में हुआ है सर, लोकसभा चुनाव में हुआ है। हाँ, लोकसभा में हुआ। हमारी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हूं वहां पर हुआ है सर। एक वोट से पहले जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया किसी को, उसके बाद जाकर के दोबारा रिकाउंटिंग हुई। एंड हाउ मच डिड ही विन बाय? आई थिंक कॉर्पोरेशन में डोने साहब यहाँ पर टाई हो गया, टाई और कॉइन से टॉस करके हमारे अतुल शाह जीत गए थे यहाँ से बीजेपी से। टाई है। और ये राजस्थान के हमारे एक जोशी है, जोशी जी, वो नेता है, वो अगर जीत जाते थे तो उनको सीएम बनाते थे राहुल गांधी, लेकिन वो एक वोट से हार गए थे विधानसभा में। जी तो इसलिए फिर बाद में विधानसभा के वो तो आप ही के नेताओं ने हराया था उनको सर, छोड़िए ना। नहीं ऐसा अरे नहीं सर तो अंदर की बात मेरा मुंह मत खुलवाइए सर, छोड़िए ना। कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस हराती है, लेकिन इस विषय के अंदर तो बात करिए सर, प्लीज टेल अस अबाउट दिस सर, दिस इज रियली सीरियस। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत सीरियस मैटर है, सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, यूपी के लिए भी बहुत सीरियस मैटर है सर ये। बिहार में तो चलो, बिहार में तो पूरे ऑपोजिशन के लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और तो और छोड़िए कि बीजेपी और जेडीयू ने भी एग्रीमेंट दी अपनी, उन्होंने भी हामी भरी कि भाई होना चाहिए। उसके बाद जाकर के कुछ सेम्बलेंस ऑफ रैशनैलिटी आई चुनाव में। और अभी क्या है कि तेजस्वी यादव वगैरह वगैरह और नीतीश कुमार जी की पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब लोग मिल करके अब ये देखेंगे इट शुड बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि इस बार बिहार में धांधली नहीं होगी सर, लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि हर एक कोई सतर्क है सर। वैसे ही महाराष्ट्र में होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि वोटर्स लिस्ट तो नींव है ना सर, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। यू नो दैट क्वाइट वेल, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ सर, आप डॉक्टर हैं। आप मुझे ये बताइए, जेनेटिक्स डिटरमिन्स 90% ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन टू अस। अगर वहीं पर हम फेल हो गए तो आगे क्या करेंगे आप बताइए मुझे। अगर बेसिक मेडिसिन ही किसी को मालूम नहीं है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? डोंट यू थिंक वी शुड डू समथिंग हियर सर? आप बताइए सर। ऐसा है, अपने देश में एक वोट का इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट का अधिकार है जी, और राष्ट्रपति को भी एक ही वोट का अधिकार है, और एक आम पब्लिक, कोई है किसान है, कोई मामूली कामगार है, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। तो इस वोटिंग के मामले में एक आदमी, आम आदमी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बराबरी में बैठ जाता है। दुरुस्त बात।
तो ऐसे इसमें आप वोटों की हेराफेरी करेंगे, डुप्लीकेट नाम डालेंगे, अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे स्टेट के लोगों को इधर डालेंगे, उनके नाम रजिस्टर कराएंगे। तो ये तो सर लोकशाही को धोखा है। बट ये नहीं होना आशीष चाहिए, शेलार ने क्लियर रहना चाहिए कि यही वोटर है और यही वोट करेंगे, और ये वही क्षेत्र के वोटर है, उसी क्षेत्र के तो वोटर सर है अभी तक इतनी जहाँ पे देर हो चुनाव है। गई, 3 साल थे इनके पास, 4 साल थे। मेरा ये कहना है 3 साल से इलेक्शन डिले हुए हैं, 2022 में हो जाने चाहिए थे, 3 साल डिले हुए हैं। तो हमारे जितने ब्यूरोक्रेट है वो तो मस्ती कर रहे थे सर। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि बीएमसी के चुनाव हो, पीएमसी के चुनाव हो, नासिक में चुनाव हो, नागपुर में चुनाव हो। नहीं, सर वो ये ब्यूरोक्रेट हर से एक को कुछ नहीं इफेक्ट रहता करता है है। सर, वो सरकार नहीं चाहती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो तो उनके हाथ में अधिकार आ गए, लेकिन जो सरकार बोलती वही करते हैं। उनका तो कुछ ये नहीं रहता, उनका ज्यादा फायदा नहीं है, सरकार नहीं चाह रही थी। बट धोनी साहब, कल आशीष शेलार का स्टेटमेंट किस प्रकार से देखे आप? रहता है। आशीष शेलार ने कहा कि कांग्रेस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सिर्फ मराठी मानुस और दलितों का डबल वोटिंग के बारे में बात करते हैं। आशीष शेलार ने इतने सारे लिस्ट पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के पढ़े जहां मुस्लिम्स के डबल वोटिंग है। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि मुसलमान के जहां डबल वोटिंग है, इलीगल वोटिंग है, उसमें कांग्रेस भी चुप है, राज ठाकरे चुप है, उद्धव ठाकरे चुप है। हाउ डू यू सी स्टेटमेंट धोनी साहब? नहीं तो फिर आपने मान लिया ना कि डबल है, बिल्कुल। तो आपने गड़बड़ी ये मान लिया। हमारा जो मुद्दा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हम जब बोलते थे, राहुल गांधी बोलते थे, तो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते थे कि ये सब गलत है, लेकिन अभी मान रहे राहुल हैं। गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। अभी मान रहे हैं। वही बात मैंने जो बोला ना, राहुल गांधी कभी गलत नहीं बोलते। एक महात्मा गांधी थे जो कभी गलत नहीं बोलते थे, दूसरे राहुल गांधी है जो कभी गलत नहीं बोलते। बट तुष्टीकरण का राजनीति, आप तुष्टीकरण का चांस है आप पर। सर ऐसा है, तुष्टीकरण, हकीकत यही है। आप सिर्फ हिंदू वोटर्स को, राहुल गांधी भले ही नहीं मानेंगे, लेकिन वो है वैसे ही है। आप हिंदू वोटर्स, हिंदू वोटर्स को सिर्फ आप हाईलाइट कर रहे हो, मुसलमान वोटर को नहीं हाईलाइट कर रहे हो। दोनों साहब ये चार्ज है आप पर। आप मुस्लिम वोटर्स जहां एक्सेस है, आप उसको हाईलाइट नहीं करते। नहीं, हमने बोला वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आप करो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो डुप्लीकेट है निकालो। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के रखो। नहीं, अब तक आप सिर्फ हिंदुओं के वोट निकाले, आप निकालो। आपने अभी तक सिर्फ हिंदू वोटर्स। हमारा मुद्दा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। आशीष शेलार जी ने कबूल किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसके पहले तो राहुल गांधी की मजाक उड़ाते थे, और वो आदित्य ठाकरे ने जब ऐसे राहुल गांधी जी के जैसा प्रेजेंटेशन किया, तो भाजपा वालों ने तो बोले कि ये दिल्ली के पप्पू, ये महाराष्ट्र के पप्पू, ऐसा बोले। अब क्या आशीष शेलार भी पप्पू हो गया? लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो कोई 11,000 के 16,000 कोई फर्जी वोटर दिखाए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वर्ली में। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा वोटर हैं जो फर्जी हैं, वो देर नॉट इवन देर, ऐसा करके बोला है। लेकिन एक अच्छी खबर है सर, आप दोनों को सुना दूं मैं। अविरल मलिक साहब, आपको शायद इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। डोने साहब मुझे एज यूजुअल कहेंगे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। सर आपको मालूम है कि चाइना हैज अप्रूव्ड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एंड अलाउज एंट्री ऑफ इंडियन कंपनीज इन इट्स solar market. Indian companies are now working in China. Sir, it's a major thing. Number two, the US has signed a 10-year defense pact with India and has given a 6-month sanctions waiver on Iran's India-built Chabahar port. So Chabahar port will start functioning again. और रशिया के साथ जहाँ तक सवाल है, नासिक में, सर आपके पास ही है नासिक में, जो पुराना जो सुखोई M30 सुखोई 30 Mark 1 की जो फैक्ट्री है, उसके साथ में सुखोई 57E की भी नई फैक्ट्री बनने जा रही है। सर फ्रांस हैज मूव्ड क्लोजर टू इंडिया एज द AMCA इंजन एंड रफाल मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग टू इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। और अभी क्या है सर, उसमें क्या हो रहा है ये आपको बता दूं। अविरल मलिक साहब के लिए बड़ी अच्छी खबर है, आप ही के घर के आसपास योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मैं राफाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुफ्त में जमीन दूंगा, आप उसको यूपी में लेकर आइए, ऐसा उन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर में। वी विल गिव यू द लैंड फ्री एंड वी विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग दैट यू नीड। दैट्स व्हाट हैज बीन ऑफर्ड। एंड फाइनली, नॉट फाइनली सर, जो बागराम एयरबेस है, दैट द अफगान्स हैव सेड, अफगानिस्तान has given it to the Indian Air Force, उनको कहा है कि आप इसको कंट्रोल करिए।
और वहां पर 2 S-400 बैटरीज लगा दी गई हैं और उसके अलावा एक सुखोई मार्क 30 स्क्वाड्रन, नॉट अ फुल स्क्वाड्रन, एक्चुअली जस्ट अबाउट 15 एयरक्राफ्ट, उनको वी हैव ऑलरेडी लैंडेड देयर एंड दे आर राइट देयर एट द बाग्राम एयरबेस इन अफगानिस्तान. एंड फाइनली, as India has boycotted Turkey's National Day, Cyprus has sent its foreign minister to India and has said, whatever you want from us, we are more than willing to give you, which is, I think, great for Indian diplomacy, which is absolutely fantastic. और इंडिया और यूएस का जो 10 साल का पैक्ट साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट, इसमें मलिक साहब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट जो है विच विल बी अवेलेबल टू इंडिया, नॉट जस्ट इक्विपमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. आई एग्री, ट्रंप साहब बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से हमसे ऑयल खरीदें और हमारे आप आर्म्स खरीदें, वेपन्स खरीदें. इंडिया हैज बीन रेजिस्टिंग बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स. जो अगर आप एयरक्राफ्ट वहां से खरीदते हैं तो उसके साथ सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होता, उसके साथ एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, वो साथ में चलता है. We are very used to French and British and Russian made equipment. But the first 20 engines have already arrived for our Tejas Mark 1 from GE, which is General Electric, which is a huge American company. तो जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है सर, बाकी जो चीज़ें हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं. और साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि बिल गेट्स साहब की एक स्टेटमेंट आई है, डॉक्टर ढोने सुनने वाली बात है. उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ट्रंप की बात मान लूं और अपने सारे इंडियन एम्प्लॉय जितने हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनको मैं इंडिया भेज दूं तो इंडिया में नया माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगा, मेरी ऐसी देसी हो जाएगी यहाँ पे. और सिलिकॉन वैली के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना सर, उसके 60% CEO सारे इंडियन हैं. उन सब ने ट्रंप साहब को बोला है कि भैया आप बोल रहे हो कि हमें इंडियंस को यहाँ से निकाल दें, हमारा क्या होगा, ये सब लोग तो इंडिया वापस जा करके पता नहीं क्या कुछ कर देंगे. बल्कि हमें एनकरेज करना चाहिए ट्रंप साहब को कि आप बोले आप इंडियंस को निकालिए वहां से, सो दैट वी कैन गेट आवर ओन ब्रेन्स बैक. मुझको ऐसा लगता है. बट एनीवे दैट इज द गुड न्यूज. लेकिन यूपी के अंदर सर क्या हुआ है कि डिफेंस प्रोडक्शन आपकी बहुत बढ़ गई है. डिफेंस कॉरिडोर जो है आपका, वहां पर एम्यूनिशन को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रही है. लेकिन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ एक आ रही है, इसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें डॉक्टर अफजल मलिक. यूपी के खुद के जो खालिस लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही सर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द साउथ और फ्रॉम महाराष्ट्र. तमिलनाडु के लोग हैं, केरल के लोग हैं और महाराष्ट्र के लोग हैं जो यूपी में अभी काम कर रहे हैं सर डिफेंस फैक्ट्रीज में. उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं सर, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है. तो डॉक्टर ढोने, यू विल बी हैप्पी, पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र आर गोइंग टू यूपी टू वर्क. अब आप बोलें सर, अफजल मलिक साहब. जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र का है, कौन व्यक्ति किस राज्य का है, कौन किस स्टेट को बिलोंग करता है, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, मैं समझता हूँ पर्टिकुलरली कैटेगराइज करना सही नहीं होगा. लेकिन हाँ, जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश का या अन्य राज्यों का, सभी लोग पूर्ण रूप से स्किल्ड हैं, वेल स्किल्ड हैं और सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसे सुनिश्चित कर रहा है काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है. और जहाँ तक पर्टिकुलर इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का सवाल है, तो राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय पूर्ण मजबूती के साथ चल रहा है. और उसके साथ साथ सबको एम्प्लॉयमेंट मिले और इक्वली सब ट्रीट हो, इसे हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं. सर ये तो कहने वाली बात होगी लेकिन हो नहीं रहा है. But I have a very important question. No, they're giving training for Samsung. Samsung is given a separate training for nearly 1,500 people जो है लोग यूथ को यहाँ गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन अपने कंपनीज में काम करने के लिए लोकल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं. यानी ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक सिस्टम चालू कर दिया है. But Gorakhpur, where the companies are having training camp for the local youths. But Pradeep ji, Gorakhpur by the way has already got over 2,000 crores worth of investment from the last 2 years. ना but the companies जो ये लैपटॉप और ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स है, ये टेलीफोन. लेकिन मेरा सवाल कुछ और है डॉक्टर मलिक, और डॉक्टर ढोने आप इस सवाल से बड़े खुश हो जाएंगे शायद. सर जिस प्रकार अभी योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है पूरे देश में, सुनने में ये आया है कि बड़ा एक प्रयत्न चल रहा है उनको नीचे लाने का दिल्ली से. कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये समझने लग पड़े हैं कि कहीं मोदी जी के बाद योगी जी
जैसे पहले बात चली थी, कहीं ऐसा तो नहीं है सर? अब आप बताएं मलिक साहब, अगर आप बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए। योगी वर्सेस मोदी हो रहा है, आपको बोल रहा हूं, अब आप बताएं सर। अच्छी बात है, बल्कि अच्छी बात है कि दो नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि मोदी जी का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आप बताएं सर, प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का, और एक तरीके से जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का, या फिर एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं नेक्स्ट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, और उसके साथ साथ अगले नेतृत्वकर्ता का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, वो पूर्ण रूप से गरीब पीड़ित शोषित वंचित के लिए उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, देखने लायक है। गांव गरीब का जो विकास हो रहा है वो देखने लायक है। यूपी मॉडल की सब डिमांड कर रहे हैं, और यूपी मॉडल की अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में यूपी मॉडल की डिमांड है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हरियाणा प्रदेश में भी है, नायब सिंह सैनी जी हैं, विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ में हैं, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में हैं। तो पूर्ण रूप से हमारी राज्य सरकारें सभी मजबूती के साथ चल रही हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हो, रेखा गुप्ता जी की सरकार हो, हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार हो, सब सरकारें मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं, मोहन यादव जी की सरकार हो। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, तो निश्चित रूप से वो पूरे राष्ट्र का गौरव है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से डिमांड का, तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक उनकी डिमांड है, और सब जगह सब प्रत्याशी भी डिमांड करते हैं कि वो एक रैली, उनके लिए एक पब्लिक रैली एड्रेस कर दें, जिससे कि उनका एक बड़ा बेनिफिट हो सके और उनकी जीत सुनिश्चित चुनाव में हो सके। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी अगर बात कर ली जाए, जनता भी चाहती है कि योगी जी उनके क्षेत्र में आए, और सब चाहते हैं कि उन्हें नजदीक से देखें, मिलें, और उसके साथ साथ उनके विचार सुने। तो निश्चित रूप से जनता में क्रेज है, इसमें कोई एक तरीके से बट नहीं है। डॉक्टर मलिक, राहुल गांधी जी का चार्ज है आप पर कि बेसिक इशू से आप भाग रहे हो। हेल्थ केयर में डेफिशिएंसीज है, उनका कहना है अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, अब 70 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर आप बात नहीं करते। एजुकेशन, फेलिंग एजुकेशन सिस्टम, उस पर आप बात नहीं करते। आप मोदी साहब ने पूरे यूथ को, जो यूथ है जेन जी बोलते हैं, उसको सोशल मीडिया एडिक्शन में डालकर मेन इश्यू से दूर भाग के उनको अपने ही विचारों से ग्रसित कर दिए। ये बहुत बड़ा जो हानि है सोसाइटी को मोदी साहब पहुंचा रहे, राहुल गांधी का चार्ज है। हाउ डू यू सी दैट? क्या सोशल मीडिया एडिक्शन पे पूरे यूथ को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ही मौजूद हैं, तो जब बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं थी, 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबने देखा हो कि किस तरीके से इंटरनेट यूज होता था। वो डाउनलोड करने के लिए गांव के क्षेत्रों में तो एक तरीके से आता ही नहीं था, कोई वेबसाइट भी वो चला सके या गूगल भी कर सके, इतना इंटरनेट कनेक्शन होता ही नहीं था, डाटा इस तरीके से चलता ही नहीं था। और डाटा का जो कॉस्ट था वो महंगा था, वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन कनेक्टिविटी डाटा की होती नहीं थी, स्पीड ही नहीं थी, वो भी सबने देखा है। और लोग तो ये भी हाल रहा कि छत पर जाकर के, अपने घर के छत पे जाकर के वो इंटरनेट को एक तरीके से चलाया करते थे, और आज इंटरनेट सब जगह एक्सेस है और सब जगह अच्छा कनेक्शन इंटरनेट का आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य, लेकिन सर जो सवाल प्रदीप जी ने पूछा है, सोशल मीडिया की जहां तक बात है, तो सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो सोशल मीडिया निश्चित रूप से सोशल मीडिया का युग है। सब सोशल मीडिया, सर सोशल मीडिया ठीक है, अविरल मलिक साहब, अवेयर रहना चाहिए प्रदीप जी। सर प्रदीप जी बड़े तहजीब वाले आदमी हैं, बड़े तमीज वाले आदमी हैं, मुझसे बहुत छोटे उम्र में, आप सब लोग मुझसे बहुत छोटे उम्र में, इसलिए पूरी बात नहीं करें, मैं पूरी बात बोल देता हूँ। क्या हुआ है कि इस इंटरनेट एक्सेस की वजह से बहुत जबरदस्त काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर ढोने भी एग्री करेंगे, हम भी एग्री करेंगे, ये राजीव गांधी जी का सपना हुआ करता था, वो सपना अब संपूर्ण हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आ गई है यहाँ पे, मानते हैं सर। लेकिन क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा तबका है, उसको पॉर्न एडिक्शन हो गई है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हैं, सारे सेक्स वीडियोस देखते रहते हैं सारे दिन, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। सर इस विषय में कुछ करना चाहिए, आपको लगता नहीं है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारी जो IND मिनिस्ट्री है और जो IT सेल है यहाँ का, उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि जो पॉर्न वीडियोस हैं उनको ब्लॉक करने की, लेकिन इम्पॉसिबल है वो सर। जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं,
अब तो इंडिया में भी पॉर्न प्रोड्यूस होने वाला है, वो भी हो रहा है, इंडियन पॉर्न स्टार्स भी आ गए हैं। तो सर उसके बारे में क्या करेंगे? और उसके अलावा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर ढोने सुनने वाली बात है, आजकल तो मालूम नहीं पड़ता कौन सी खबर सच है कौन सी गलत है सर वो तो आजकल तो ये दिखता है कि मुकेश अंबानी जी को कोई धक्का दे रहा है, कुछ दे रहा है, बाद में मालूम पड़ा कहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। और बहुत लोग, मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत लोग स्पेशली गांव में, बाकी हर जगह पे उसको सच मान लेते हैं। हाँ, तो डॉक्टर मलिक, द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग हियर सर। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, 2 या 3 साल में इंटरनेट पे जो खबर आती है लोग देखना बंद कर देंगे। वेरी फ्रैंकली किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि ये असली खबर है कि गलत खबर है। टीवी इनफैक्ट देखना बंद किया सर लोगों ने अभी तो। सर टीवी अभी देखना, तक टीवी देखना सर, बंद किया लोगों ने। न्यूज जे बड़े बड़े चैनल है ना, आज तक, बीच तक, जी न्यूज वगैरह, सर देखना बंद किया लोगों ने। वो तो पत्रकारों की गलती है सर, उसकी वजह से बंद हुआ। मैं कुछ और बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल ऐसे वीडियो स्प्रेड हो रहे हैं सर, दे आर सो रियल। अगले दिन डॉक्टर अविरल मलिक को दिखा देंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट करते हुए, मान लेंगे लोग, आप खुद मान लेंगे कि मैं असल में मैं हूं। आई एम नॉट जोकिंग सर। मेरी शक्ल, मैं आपको बताऊं, मैं अपने खुद की बात कर रहा हूं, मैं आपको भेज देता हूं। मेरी शक्ल दिखाई गई आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए। मैंने कहा इन दोनों के साथ मैं कब बैठा हूं यार? अगर अकेला बैठा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों कोई हमारे दोस्त है, उन्होंने बना के भेज दिया। मैंने कहा भैया इसको रिलीज मत करना किसी भी जगह पे, किसी भी कारण में। तो मलिक साहब, you have to be very careful. I want to ask Dr. Malik, unemployment एक बहुत बड़ा इशू है। Yes. और स्पेशली उत्तर प्रदेश में, हेल्थ केयर एक इशू है, बिकॉज हाल ही में एम्बुलेंस नहीं था। योगी जी उत्तर प्रदेश का एडवांस जिस प्रकार से नंबर 2 बोल रहे हैं, एम्बुलेंस ना बैलगाड़ी में उनका सवारी एम्बुलेंस बना के बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर दिया। और एडुकेशन आपने इतने 1000 स्कूल बंद कर दिए। एडुकेशन तो ये राहुल जी का कहना है कि ये बेसिक जो 3 मुद्दा है उस पे आप लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हाउ फार इज ट्रू डॉक्टर मलिक साहब? जी देखिए, जहां तक एक तरीके से विषय है इन सवालों का, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अत्यंत आवश्यक है इन विषयों पे ध्यान एक तरीके से देना, और सरकार दे रही है और देना अत्यंत आवश्यक भी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एआई का, तो निश्चित रूप से एआई का जमाना है, लेकिन जहां तक फेक तस्वीरों का विषय है या फिर एडिटेड पिक्चर्स का विषय है, तो एक तरीके से एडिटेड पिक्चर्स हो या फेक पिक्चर्स हो, तो लगातार एक तरीके से सोशल मीडिया में बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं, उठाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से विषय है कि जिस तरीके से नहीं था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया आपने, एम्बुलेंस नहीं था आप, और योगी जी कह रहे हैं कि नंबर 2 स्टेट है, एम्बुलेंस नहीं था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्कूल्स बंद है। डॉक्टर मलिक, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम अपर लिमिट में है, हाईएस्ट। किस प्रकार से आप देखते हो? आप डाइवर्ट कर रहे हो लोगों के अटेंशन जी, आप भी डाइवर्ट कर रहे हो डॉक्टर मलिक। बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, अब ये तो मैं एक एज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इस पे बात करना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट की बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन वो लोग करें जिनकी सरकार इस देश में 60 साल रही हो, और उसके साथ साथ वो लोग आरोप लगाएं लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड जारी ना करें। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60 साल की अगर बात कर जाए तो 60 साल के हुए विकास को, सभी कामों को पूर्ण रूप से एक सिरे से मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, इस विषय में बात होनी चाहिए। जिस तरीके से, जिस गति से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद विकास किया, उसकी तुलना पिछले 10 सालों से कर लेनी चाहिए। जो 2014 से विकास हुआ इस देश में 2024 के मध्य में, जो 10 साल का विकास है, उससे 2004 से 14 के विकास से कंपैरेटिव स्टडी अगर उसकी कर ली जाए यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार से, उसी में मैं समझता हूं कि सब स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार विकास हुआ। और जहां तक विषय एक तरीके से करप्शन के ऊपर प्रहार होना चाहिए, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार जो बढ़ावा देगा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और की जानी चाहिए। चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, जो एक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, करप्शन को एक तरीके से बढ़ावा देगा, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और रही बात 60 सालों की, तो 60 साल में तो इतना विकास हुआ
जिस समय इनकी सरकार थी कि हर घर तक पेयजल नहीं पहुंचा पाए, हर घर तक शौचालय नहीं पहुंचा पाए, शौचालय नहीं बनवा पाए, और एक तरीके से जो पक्के मकान की अगर बात करी जाए, हर परिवार तक पक्का मकान नहीं पहुंचा पाए, हर हर परिवार तक, हर घर तक पैसे नहीं ये देना रसोई गैस सर, सिलेंडर अभी नहीं आए ना पहुंचा पैसे पाए, तो सर, हर पैसे नहीं गांव दे तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा पाए। मैं समझता हूं कि ये चीजें भी सबने देखी। सर, यू आर बीइंग अनफेयर नाउ, यू आर बीइंग अनफेयर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी तकरीबन 80% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी थी, और इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है, आज तक वही डेफिनेशन है। अविरल मलिक साहब, मैं आपको सामने मैं यहाँ पे हम सच बोलते हैं सर। इवन ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता था एक खंभा गांव के बाहर लग जाता था, जिसपे एक लाइट होती थी, वो जल जाती थी, तो कह दिया जाता था ये गांव जो है इलेक्ट्रिफाइड है। घरों के अंदर नहीं आती थी बिजली, अब जाकर के घरों में आनी शुरू हुई है, और नल लगने शुरू हुए, जिसमें से जल भी आता है। ऐसी बात नहीं है बहुत जगह पे, लेकिन देश बहुत बड़ा है सर, 140 करोड़ का देश नहीं है, 156 करोड़ का देश है। 156 करोड़ के देश के लिए काम करने के लिए डॉक्टर ढोने साहब और अविरल मलिक साहब, आज की तारीख में हमारा जो जीडीपी बढ़ रहा है वो इट इज अबाउट 6.8%। वी नीड अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 12 to 13%, 12 या 13% की ग्रोथ चाहिए सर। और उसके लिए अविरल मलिक साहब, आपकी सरकार को काम करना है। यू हैव टू ओपन अप द इकोनॉमी आपको ओपन अप करनी पड़ेगी। जितने एमएसएमईज हैं उन सबको बोलना पड़ेगा भैया काम करो, क्योंकि सर देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, बड़े बड़े जो भी हों, आज की तारीख में मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी समझ में जितने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबको अवार्ड मिलना चाहिए, दैट दे हैव मैनेज्ड टू वर्क सो वेल इन इंडिया। पहले लाइसेंस राज चलता था, इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कहने की हद नहीं, और आज जब लाइसेंस राज खत्म हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खत्म किया था 1991 में आकर के, आज भी रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर वर्किंग सो हार्ड। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, दे आर द ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे, हम उनको हमेशा गालियां देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अनफेयर। बट किसी भी देश का जीडीपी सर एमएसएमई से बढ़ता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस से बढ़ता है। अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बना? ऐसे बना क्योंकि हर गैराज के अंदर देयर वाज अ वर्कशॉप, हर गैराज के अंदर देयर वाज अ फैक्ट्री। वही चीज हिंदुस्तान में अब करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे सर तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, वील मिस दी अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है इट इज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया तो 15 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। आज फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रदीप जी ने कहा, डेड बॉडी को आप बुलक कार्ट में लेकर के जा रहे हैं, कि एम्बुलेंसेज नहीं है उत्तर प्रदेश में? ऑफकोर्स हैं। आप बजट देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ बजट है वो तकरीबन सभी स्टेट से ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है बहुत स्टेट से बहुत ज्यादा है। इट इज नंबर 2 इन इंडिया। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीच में पैसे खाए जा रहे हैं सर। तो अविरल मलिक साहब, जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन तो आपके स्टेट में है ना, सामने दिख रहा है, आपके स्टेट में ही है। ऐसी क्या बात है? अब आप बोलें सर, उसके बाद में डॉक्टर ढूंढने के पास जाता हूँ। बोलिए सर। नहीं, देखिए, जहां तक एक तरीके से करप्शन का विषय है, करप्शन पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। और उसके साथ साथ रही बात पर्टिकुलर विकास की और उसके साथ साथ योजनाओं की, आज के सरकार से जितना पैसा जाता है सीधा खाते में जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने किसानों के लिए चलाया, किसान सम्मान निधि को चलाया, और किसान सम्मान निधि सीधा बैंक खातों में किसान के जाती है। पहले एक तरीके से घिसा करता था पैसा दिल्ली से पहुंचने में, अब पैसा घिसता नहीं है, जितना रिलीज होता है सर अकाउंट में पहुंचने के बाद भी उनको देना पड़ता है सर। अकाउंट में पहुंचने के बाद भी जाता लाभार्थी के अकाउंट में है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्टर को जाता है उसमें से, वेरी फ्रैंकली। बट डॉक्टर मलिक, योगी आदित्यनाथ जी का लैंग्वेज जिस प्रकार महागठबंधन का 3 बंदर, ये क्या लैंग्वेज है? आप किस प्रकार से पोलराइज कर रहे हो? महागठबंधन का 3 बंदर, एक पप्पू, एक टप्पू और एक अप्पू, ये कोई किस प्रकार से आप देखते हो पोलराइज करना? अब हम लेके आएंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त के राज वापस बिहार में लेके आएंगे, सनातन धर्म के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, अडवाणी जी के रथ योग। क्या योगी जी जहां जाते पूरे कम्युनलाइज करेंगे? डॉक्टर मलिक, किस प्रकार से आप कर रहे हो राजनीति? नहीं, देखिए, जहां तक लाल कृष्ण आडवाणी जी का विषय है और रथ को रोके जाने का विषय है, तो रथ तो रोका गया था, ये फैक्ट है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोका गया था, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा रोका गया था, उनके आदेशों पर रोका गया था। सर्वविदित है, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, ये किससे छिपी नहीं है। और ये जो कांग्रेस के मित्र हैं इन्हें भी मालूम है।
हम लोगों को भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है, ये तो एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश का, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व वाली आज सरकार है। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव में जा रहे हैं और विकास के मुद्दे पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी पूर्ण रूप से सेकुलर नेता हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और हम तो जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और यही होना चाहिए वास्तविकता में। और उसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार जी की बात कर ली जाए तो नीतीश जी पूर्ण रूप से एक किसान नेता हैं और गरीबों से जुड़े हुए नेता हैं। अगले मुख्यमंत्री वही होंगे क्या अगर आप जीत गए तो? एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर सर, आपके मुख्यमंत्री नीतीश जी उन्होंने काम किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 75-77 के मध्य में उन्होंने आंदोलन, छात्र आंदोलन में वो शामिल रहे। और उसके साथ साथ लोकतंत्र की जीत 1975 में जो हुई उसमें उनकी भागीदारी थी। और छात्र आंदोलनों की बात कर ली जाए या फिर एक तरीके से अगर देखा जाए तो, और उनके साथ दबंग नेता भी हैं, उनके साथ दबंग नेता भी हैं। अभी आनंद सिंह जी को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने वो प्रशांत किशोर के कोई जो कैंडिडेट थे उनको मार दिया। आनंद सिंह जी नीतीश कुमार की पार्टी के ही है ना। 40 गाड़ियां अंदर ले जा करके हथियारों से लेस उन्होंने सबके सामने मार दिया उसको। सर क्या है सर, जंगल राज तो अभी हो रहा है। लोग कहते हैं कि जंगल राज कब है। और आपसे पूछना चाहता हूं इसके पहले कि मैं डॉक्टर ढोने के पास जाऊं कि सर क्या नीतीश कुमार जी आपके असल में मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि हमें बीजेपी से जो खबर आ रही है, आई एम श्योर आपको तो आई गई होगी, कि इस बार नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहा जा रहा है। जी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश कुमार जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं और सोशलिस्ट हैं और किसान नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। सर 20 साल से आपकी सरकार है। लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने, अब आप ये बताएं सर कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, 32,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर द फार्मर्स, 32,000 करोड़ फ्लड रिलीफ, उसमें से अभी 1,500 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सर 1,500 करोड़ क्या होता है सर, आप बताएं। सर नुकसान हो गया लोगों का, लोग परेशान हैं जी। और अभी भी नुकसान है सर। अभी डिक्लेयर बारिश आज भी हो रही है, आज भी हो रही है बारिश, बारिश वापस जाने का नाम नहीं ले रही सर। हाँ सही है, सही है, सही है। तो क्या करेंगे सर फार्मर्स? सर एक बात मैं बताता हूँ, ये तो है महाराष्ट्र का मुद्दा है। जितने वो देखे जाए तो जितनी जरूरत थी, जितना नुकसान हुआ, वो हिसाब से जो दी गई मदद ये बहुत कम है। अच्छा, वो कम होने के बावजूद वो जनता यानी किसानों तक पहुंच भी नहीं रही है। यानी 32,000 में से आप बता रहे 1,500 करोड़, यानी कितना परसेंटेज हो गया वो जी। तो इतना कम, यानी सरकार की नीयत ही नहीं है कुछ करने की। और आपको एक बात बताऊं कि जो बोले है कि इन्होंने बोले कि मलिक साहब ने बोले कि आप तुलना करो कि केंद्र सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार ने जो काम किया और उसके पहले जो UPA 1 UPA 2 की थी उससे तुलना करो। तो मैं आपको बताऊं कि जो बेरोजगारी है वो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में हुई है 45 सालों में। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आप UPA 1 UPA 2 क्यों उसके पहले का भी देखेंगे तो इतनी महंगी बेरोजगारी कभी नहीं थी, इतनी महंगाई कभी नहीं थी, इतनी महंगाई ये। और ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं सर, ये कोई कांग्रेस के आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं ये है। तो इनकी सरकार जो है, और ये जो बोलते हैं योगी जी बहुत लोकप्रिय है, मोदी जी बहुत लोकप्रिय है, तो योगी और मोदी के नाम पे तो चुनाव लड़ा था, मोदी जी के नाम पे तो लोकसभा चुनाव लड़ा तो 303 से 240 पे आ गए। और खास तौर से यूपी और महाराष्ट्र में उनको नुकसान हुआ। तो यूपी में तो योगी आदित्यनाथ जी थे, तो योगी आदित्यनाथ जी होते हुए वो तो बहुत लोकप्रिय अगर है तो सीटें कम क्यों हुई, कितने सीटें कम हुई? सर करेक्शन आप देखिए सर, करेक्शन अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक 8,000 करोड़ कहा जा रहा है। ये ठीक है 25% मिली है, ठीक है 8,000 बोले आप, लेकिन 25% ही है ना सरकार ने जो घोषित किए। वास्तविकता सरकार ने जो घोषित किए वो भी कम है, वही 25% ही है जी। सरकार ने जो डिक्लेयर किया वो जितनी चाहिए थी उसका 25% ही किया डिक्लेयर। और जो अभी वो जो डिक्लेयर किया उसमें से सिर्फ चौथा भाग 25% दिया है, बाकी देने का रह गया। अब इनको बहनों के, लाडली बहनों के देने के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति है। नहीं, वो तो अजीत दादा पवार ने कहा है सर, अजीत दादा पवार साहब की स्टेटमेंट है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कहां से देंगे?
हाँ बोला है, हकीकत है। फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ के, उन्होंने तो कहा कि तो ये तो दोनों उन्होंने साहब- पहले बोलना चाहिए था, इलेक्शन के पहले क्यों नहीं बोला? इलेक्शन, इनको दोनों इलेक्शन साहब- जीतना था। इस्लामपुर हो गया ईश्वरपुर, इस्लामपुर हो गया ईश्वरपुर, उससे पहले मलिक साहब के एरिया में मुस्तफाबाद हो गया, कबीरधाम, बावनकुले जी बोले और भी होगा, और भी नाम चेंज करेंगे, जैसे संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद। तो किस प्रकार से देखो राजनीति, किस प्रकार से देखते हो आप दोनों साहब? सर ऐसा है, जो औरंगाबाद का जो नाम है वो औरंगजेब के नाम से रखा गया है। तो ये औरंगजेब का जो राज्य था, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी, अफगानिस्तान से लेके यहाँ पूरे हिंदुस्तान के बाहर, इतना पूरे हिंदुस्तान और उसके बाहर जो देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हिंदुस्तान का हिस्सा थे, अफगानिस्तान तक। तो वो इतना बड़ा राजा था हिंदुस्तान का, और वो यहाँ महाराष्ट्र में अटक गया। कि जो दिल्ली राजा रहता हिंदुस्तान का, उसने कहाँ रहना चाहिए? उसने दिल्ली में रहना चाहिए। वो औरंगजेब को कहाँ मरना चाहिए था? दिल्ली में मरना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब मरा यहाँ पे औरंगाबाद जिले में। जी। तो क्यों ये हुआ? तो उसका कारण ऐसा है कि वो मराठों से लड़ते लड़ते वो अटक गया, और यह महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जा सकता। ये महाराष्ट्र के लोगों की ताकत है, मराठों की ताकत थी। मराठा है ना महाराष्ट्र के लोग जी, है, स्पेशली कोई समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा कोई समाज नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के लोगों की एक ताकत थी कि जो दिल्ली का शहंशाह था उसको यहीं पे जकड़ दिया उन्होंने, उसको जाने नहीं दिया, और वो अटक गया यहीं पे। लेकिन उसका बाकी जो प्रूफ नाम क्या है? बदले, तो औरंगाबाद बाकी है, जो नाम उसका बदले जा प्रूफ रहे है हैं, औरंगाबाद। और उसकी जो कब्र है उसको यही गाड़ दिया। उसकी कब्र तो दिल्ली में रहनी चाहिए थी। तो सर जो लेकिन नाम बदले जा रहे हैं, औरंगाबाद जो नाम बदले जा रहे हैं हर जगह पे, इस्लामपुर का ईश्वरपुर कर दिया, उसके अलावा अब अहल्याबाई नगर भी आ गया है। तो ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है सर। वह गुजरात में भी कीजिए, अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदल रहे? जी, गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदल रहे? हाँ, तो लेकिन ये क्या भी बदलना ये चाहिए तो बहुत आपके सारे, मुताबिक? या यूपी में भी, बिहार में औरंगाबाद है। बिहार में है ना औरंगाबाद। जी है। बिहार में किसकी सरकार है? वहां क्यों सिर्फ महाराष्ट्र में बदल रहे? महाराष्ट्र में इसलिए बदल रहे हैं कि ये लोग, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता के पास। जनता को देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। ना बेरोजगारी हटा सकते हैं, ना महंगाई हटा सकते हैं, ना कुछ सुविधा दे सकते हैं। स्कूल बंद करने का शुरू है सर, कई स्कूलें बंद हुई। तो अब लोगों को ये भावनाओं की इसमें लाओ, यही है। जी, लेकिन और सर ये इतिहास को जो है ना, इनका इतिहास को बदलने का ये है। देखिए, जो अफजल खान की जो कब्र है वो प्रतापगढ़ के किले के नीचे है। जी, अच्छा, वो किसने बोला कब्र बनाने को? वो जिजा माता ने बनाया था कि वो जो मर गया, अपना बैर खत्म हो गया, आप उसकी कब्र बनाओ, उसका मरने के बाद सब बैर खत्म हो जाता, और दिया बत्ती करते जाओ, क्योंकि मरने के बाद तो खत्म, ये अपनी संस्कृति है। वो जिंदा आदमी को, और मरने के बाद में भी जो औरंगजेब उसके जो सिर लेके घुमाते थे शहरों में, ये मरने के बाद भी विटंबना करते थे औरंगजेब। तो लेकिन ये इस देश में मराठों का जो राज था, शिवाजी महाराज का जो राज था, वो मरने के बाद कोई विटंबना नहीं करते थे। वो तो उनको सम्मान से, उनके धर्म के हिसाब से करते थे। ये हमारी संस्कृति है। ये बताने का काम जिजा माता ने किया, शिवाजी महाराज ने किया। और इसका उल्टा अभी जो औरंगजेब करता था वही अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। औरंगजेब और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के विचारों में कोई फर्क नहीं है सर। तो आप ये बताएं सर, जो नगर परिषद के जो इलेक्शन होने वाले हैं और पंचायत के जो इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद 29 कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शन हैं, उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी सर? बहुत सारे जगहों पे कांग्रेस के अभी भी महानगर पालिका में सरकार है, और आएंगी अभी तो आएंगी। अभी मुझे तो लगता है कि 3 पार्टी मिला के लड़ेंगे, और पोजीशन देख के लड़ेंगे। तो हमको तो पूरी उम्मीद है। तो मुंबई में तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे, हम तो नहीं लड़ेंगे किसी के साथ। कौन बोल रहा है? फाइट विद एनीवन, सबने बोला सर, सारे हाँ, लीडर्स ठीक ने है। बोला। उन्होंने कहा कि अगर अभी अपने वर्कर्स को हम मौका नहीं देंगे, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन सबसे निचला इलेक्शन होता है, अगर इसमें भी अगर वर्कर्स को मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग जो है अलायंस कर लेंगे, तो वो कब लड़ेगा इलेक्शन बेचारा? ये कहा जा रहा है। नहीं तो सब जब होगा उस वक्त देखेंगे। बट
आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी जी हो, बार बार आरएसएस पर जिस प्रकार से टोकना, मोहन भागवत जी को खुद बोलना पड़ा कि आपके पास क्या प्रूफ है? हम देश हित के काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, आप बैन करने किस प्रकार से आप बैन करोगे? आप कोर्ट में गए थे थोड़ा लेने के लिए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वोट चोरी में आरएसएस, देशी विरोधी ताकत में आरएसएस, गवर्नमेंट सर्वेंट आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। किस प्रकार से आप आरएसएस को बैन, किस प्रकार सरदार पटेल ने बैन कर दिया, बार बार खड़गे साहब, ये ठीक किस प्रकार से आप देखते हो धोनी साहब? नहीं सर, ऐसा है कि आरएसएस जो है देशद्रोही संगठन है, इसके तो कई सारे प्रूफ है। इसके क्या कम प्रूफ है क्या? ये तो कांग्रेस की गलती थी कि इन्होंने आरएसएस का इतिहास लोगों को बताया नहीं कि ये कैसे देशद्रोही लोग है, ये कैसे अंग्रेजों से मिले हुए है। उस वक्त हमारे भी सरकार में भी इनके विचारों के लोग थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में इनके विचारों के लोग थे, इन्होंने नहीं होने दिया। एक्चुअल में होना चाहिए था। ये तो गलती रही कांग्रेस सरकार की कि एक आरएसएस का जो है इतिहास इन्होंने लोगों तक पहुंचाना चाहिए था कि ये कैसा देशद्रोही संगठन है, इन्होंने अंग्रेजों को कैसी मदद किए थे और कैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों को जानकारी दिए थे, और इन्होंने भारत चले जाओ जो मूवमेंट थी तो उसका भी विरोध किया था ये लोगों ने। यार 2002 तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया उनके कार्यालय पे। ये जनगण मन जो राष्ट्रगीत है उसको भी नहीं मानते हैं, ये इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये देश के राष्ट्रगीत को मानते नहीं, ये इस देश के राष्ट्रध्वज को मानते नहीं है, ये इस देश के राष्ट्र घटना को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, और इनका इतिहास बहुत खराब है। ये तो देशद्रोही संगठन है, ये तो कांग्रेस ने बोलना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त आ रहे, शुरू है अभी। नहीं, बट बार बार ये बोलना रजिस्ट्रेशन में दोनों साहब, अगर हकीकत है रजिस्ट्रेशन में तो आप एक एफआईआर फाइल करके मांग सकते हो। है सर, वो इनको कोई हिसाब देने का नहीं। सुनिए, इनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनको स्लिप करना, इनको पावती पुस्तक जो बोलते हैं, रिसिप्ट बुक बोलते हैं, वो प्रिंट करना पड़ेगा। जो अकाउंट, बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट में पैसे आएंगे, आप जो प्रिंट ये जो रिसिप्ट देंगे उसका हिसाब रखना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। इनको झंझट से बचना है। लेकिन सर 3 स्टेट्स में आपकी खुद की सरकार है। सर 3 स्टेट्स में आपकी खुद की सरकार है, झारखंड में आप अलायंस में, तो आप कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? अब क्या होगा सर, अभी सरकार केंद्र में किसकी सरकार है, क्या होगा? अब कोर्ट पे भी विश्वास नहीं रहा सर लोगों का। लोग तो बोलते कोर्ट में भी जाके क्या फायदा है, इनके तो विचारों के लोग बैठे हैं वहां पे, क्या फायदा है? तो हर जगह पे क्या फायदा है? इसका मतलब ये हुआ आपने, अब जनता की अदालत में जाएंगे सर, जनता तक जाएंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वही इलाज है, बाकी कोई उम्मीद नहीं है सर। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप तो पहले हार मान चुके हैं। आपने हार नहीं माने हमको जनता पे उम्मीद है, हमको जनता पे विश्वास है। हमको ये जो इनके जो लोग हैं, अब कोर्ट में जाएंगे, लंबा चलेगा। क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, सबको मालूम है। वो एकनाथ शिंदे ने जब एक बार इंटरव्यू में बोला है कि जब मैं शिवसेना में था, देखा है आपने इंटरव्यू, जब मैं शिवसेना में था तब मुलाकात होती थी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप शिवसेना में नहीं है, तो कैसी पार्टी उनकी हड़प लिया आपने? उनका सिंबल यूज कर रहे हैं, उनके पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं और बोलते मैं जब शिवसेना में था। वो खुद दिल से मानते हैं कि अभी मैं शिवसेना में नहीं हूँ, क्योंकि वो तो उनकी चोरी की हुई पार्टी है। नमो टूरिज्म में चोरी की हुई पार्टी है। दोनों साहब, नमो टूरिज्म सेंटर, इस पे क्या आपको आलोचना है? आप क्यों बार बार आलोचना कर रहे हो? आप कह रहे हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट में हम नमो टूरिज्म के सेंटर हम लगने नहीं देंगे। अरे ये आपके पार्टनर, इंडिया अलायंस के पार्टनर ही बोल रहे हैं, तो नहीं, तो बिल्कुल बराबर है। ये क्यों? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी बड़े हो गए क्या नरेंद्र मोदी? कि आप वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करो ना, ये शिव टूरिज्म, शिवाजी महाराज टूरिज्म या शिव टूरिज्म, इस तरह से करो। आप नमो टूरिज्म क्यों करना चाहते? ये तो शिवाजी महाराज के खिलाफ लोग हैं सर, आपने कितने बार बताया है। ये आरएसएस के गोडवलकर ने भी, हेडगेवार, गोडवलकर, इन्होंने कितने बार शिवाजी महाराज के खिलाफ लिखा है, और सावरकर ने भी खिलाफ में लिखा है। ये तो लोग, ये तो जाने दीजिए, वहां से लेके अभी राहुल सोलापुरकर लो, प्रशांत कोरटकर से लो, ये भी इनका वो कोई था, इनका नगर सेवक था सोलापुर का, उसने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला था। ये तो शिवाजी महाराज के खिलाफ है लोग सर।
Right, ये क्या इनको gentlemen? सिर्फ इनका शिव स्मारक बनाने थे अरबी समुद्र में, कहाँ बनाया? इनको शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा नफरत है, कमाल है। लेकिन वो खुल के बात नहीं कर सकते। आप एक शो लीजिए, हम उसमें पूरा बताएंगे कि ये कैसे शिवाजी महाराज के खिलाफ में है। लेकिन एक चीज तो ये मानना पड़ेगा सर कि उत्तर प्रदेश आज की जाएगा, क्योंकि यहाँ के निकम में लोग बैठे हैं महाराष्ट्र में सरकार में, तो बन जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश has already- देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है, जीएसडीपी है, महाराष्ट्र के सिंगापुर से भी ज्यादा है। हाईएस्ट एफडीआई आज भी महाराष्ट्र में आ रहा है। कांटे का टक्कर है दोनों यूपी और जहां डॉक्टर मलिक बैठे हुए हैं, यूपी और महाराष्ट्र में। दोनों जब आप जिधर बैठे हैं महाराष्ट्र, कांटे का टक्कर है और अच्छा ही है। और शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दोनों में से एक ही बनेंगे, योगी या देवेंद्र नहीं सर, फडणवीस। यहाँ उस बात पे रहा कि आपने जो बोले कि मोदी जी के जो क्या बोलते हैं, शिष्य बोलेंगे या उनके क्या बोलेंगे आप, वो यानी उनकी जगह ले रहे वो, तो उनके विचार तो सेम ही है दोनों के। दोनों भी जहरीली भाषा करते हैं, दोनों समाज में बांटने का काम करते हैं, दोनों दंगे भड़काने की बात करते हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम की बात करते, दोनों एक ही है सर। मोदी जी और योगी लेकिन जी उत्तर का प्रदेश में तो कोई दंगा structure हुआ एक ही नहीं है। सर। उत्तर उनकी प्रदेश में तो कोई भी लैंग्वेज भी दंगा नहीं एकदम हुआ। निचले दर्जे की रहती है, दोनों सेम है। सर उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा हुआ ही नहीं। हाँ? उत्तर प्रदेश में कौन सा दंगा हुआ? योगी जी के नहीं, आने के दंगा बाद। यानी वो उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ नहीं, इन्होंने लोगों को भड़काने का काम, ये तो दंगा हुआ है सर इसके पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था। और छोटी-छोटी घटनाएं रहती है, उसका माहौल समाजवादी बनाते हैं। पार्टी की सरकार थी। हम्म। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हुआ था। नहीं तो ये 14 में हुआ, 13 में हुआ सर दंगा सर, मुजफ्फरपुर 13 में हुआ था दंगा। वो योगी जी की समाजवादी सरकार पार्टी आने के पहले रही हुआ। होगी, लेकिन दंगे की वजह से तो इनको फायदा योगी हुआ। जी की सरकार आने के पहले हुआ सर। दोनों हाँ, साहब, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। दोनों साहब, वो 14 के पहले हुआ, उसमें 14 में बेनिफिट ले लिया इन्होंने। मोदी साहब का लिस्ट देखो। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो कहां पहुंचे हम लोग? दोरे साहब, इस चीज को आप कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो? और सब दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जे वाला देश, दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा जिसपे है वो देश बन गया। और जो 55 करोड़ का था कर्जा देश पे, वो अभी कितना हो गया? 205 लाख करोड़ हो गया सर। और ये जो 150 यानी 70 साल में 55 लाख करोड़, और इसमें सिर्फ 10 साल में 150 करोड़। और क्या है दिख रहा कुछ? सिर्फ रोड जो दिख रहे उसमें भी टोल से वसूले जा रहे। कहाँ गया सर पैसा इतना? देश तो कुछ इतना खास बदला हुआ दिख रहा नहीं, या 10 सालों में बहुत ज्यादा बदला हुआ नहीं दिख रहा। 11 लेकिन साल कर्जा तो बेमिसाल हो गया। 11 साल बेमिसाल। डॉक्टर मलिक, दोने साहब इज नॉट एग्री। 11 साल देश बेहाल। डॉक्टर मलिक, क्या दोने साहब का स्टेटमेंट राइट है? किस प्रकार से 11 साल बेमिसाल बोले, 11 साल बेहाल? 11 साल देश बेहाल। डॉक्टर मलिक जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आरोप का, मैं समझता हूं अगर हाल बेहाल या और अच्छा हाल की अगर बात कर ली जाए तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट की, फॉर एग्जांपल अगर बात कर ली जाए सड़क परिवहन मंत्रालय की, देश भर में काम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये घर से बाहर निकले कांग्रेस के कोई भी हमारे मित्र, और घर से बाहर निकलते ही स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा किस तरीके से सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं, हाईवेज का निर्माण हो रहा है, हुआ है। और उसके साथ साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर राज्य में, हर जिले में स्पष्ट दिखेगा कि किस तरीके से बेहद बेहतरीन नेशनल हाईवेज बने हैं। डेवलपमेंट स्पष्ट, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अब उसके बावजूद भी अगर सवाल इस तरीके किए जाए, मैं समझता हूँ वो गलत है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के आधार पे ही चर्चा होनी चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पे चुनाव होने चाहिए, किसानों के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। इस चीज के निश्चित रूप से हम पक्षधर हैं। इसके अलावा बेवजह की जो चर्चा है उन्हें पूर्ण रूप से बंद किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए जो सेल्फ क्रिएटेड मुद्दे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईवीएम का मुद्दा, वो सेल्फ क्रिएटेड मुद्दा था, वो क्रिएट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। उसके बाद वेस्टर्न यूपी की अगर फॉर एग्जांपल बात कर ली जाए, किसी व्यक्ति से आप सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए कि ईवीएम के मुद्दे पे वो क्या कहना चाहेंगे, या फिर आप पूछ लीजिए कि यहाँ असल मुद्दे क्या हैं, सब लोग कहेंगे किसानों का असल मुद्दा है, किसान के मुद्दे पर चर्चा हो।
तो ईवीएम के मुद्दे पे ना कभी कोई चर्चा कर रहा था ना की थी, लेकिन ये पूरे पूरे चुनाव एक इस टाइप के सेल्फ क्रिएटेड मुद्दे पे लड़ देते हैं। मैं समझता हूँ उसका इन्हें स्पष्ट रूप से नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जनता मुंहतोड़ जवाब देती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय किसान के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, किसान के मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, खेती किसानी से जुड़ी हुई है, कृषक समाज है और हर राज्य में है, हर जिले में है। जी। तो उनकी समस्याओं के विषय पे चर्चा हो, कांग्रेस पार्टी करे, समाजवादी पार्टी करे, अन्य राजनीतिक दल करे, तो शायद बेहतर होगा, अच्छा होगा। Right, स्वस्थ लोकतंत्र and thank के you, लिए बेहतर gentlemen. It's been a great pleasure. But the only thing is some very sad news today. There was a train accident at Bilaspur, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लोग शायद मारे गए हैं और काफी लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, पैसेंजर ट्रेन hit a goods train, and this is what happened, which is really and truly sad. I hope we are able to update our systems over here. But very, very sad what happened today. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Namaskar. थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। So, Pradeep ji, whereas everybody agrees that the voters list needs to be updated, but it's not being updated. That's the whole point. I mean, You've been highlighting this. That's true. Where is free and fair election if you have not done that? And as you said, you could have easily gone to and impressed upon the Supreme Court. These are the real facts. And all the political parties, including the BJP, are complaining that there's a voter list has to be updated. and let's be very clear, even if the Supreme Court gives you an order and says that it has to be done by January 31st, and if it is not possible, you just turn around and say, भाई आप करा लो, हम नहीं कर सकते भाई, we can't do it, sorry. What can the Supreme Court do? If the government comes back and says, listen, we can't do it, we need more time, whether you like it or not. The updating of the voters list will take at least 1 or 2 months. You allow us time till April, we'll do it at that time. क्या बात है उसमें? मतलब I don't understand this. What will the Supreme Court do? Catch you for contempt? They can't do it. The Supreme Court itself has to answer for the backlog of cases they have got. Why aren't they disposing of those cases? What about a deadline for the judges themselves? आप डेडलाइन दे देते हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को डेडलाइन दे दी, साहब 31 जनवरी तक सब कुछ हो जाना चाहिए. With voters lists which have so many anomalies, I mean this is not done. All I am saying is it suits the election commission कहीं ना कहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो यार? You have to go and tell the truth to their lordships and say, hey listen, we can't do it. And let's see what happens after that. I mean, this is crazy, absolutely crazy. What are they scared of? In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें नेशन नाउ प्लीज. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लीजिए. प्लीज डू सब्सक्राइब. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. That's it from both Pradeep ji and myself and the entire Nation Now team. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.